हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड जुडिशरी। तो छत्तीसगढ़ क्रैश कोर्स हम लोग देख रहे थे, उसमें हमने एक्साइज एक्ट कंप्लीट कर लिया था। आज से हम रेंट कंट्रोल एक्ट स्टार्ट करेंगे और एक या दो लेक्चर्स में इसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो क्लासरूम हमारा सेटअप पेंडिंग था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग फिर लाइव क्लासेस भी चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक देखते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट करते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए। अगर लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है तो आपको वेल विद इन द टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं, शॉर्टली कवर करेंगे इस एक्ट को, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास में है नहीं। सबसे पहले एक इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और एक सेशन में लूंगा जिसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए, है ना, ताकि कोई गलत डायरेक्शन में तैयारी नहीं हो जाए, जिससे नुकसान ज्यादा हो जाए और लाभ कम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या अप्रोच रहेगी, वो भी सेशन में बहुत जल्दी लाऊंगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर रिलेटिंग टू रेंट बाय ट्रिब्यूनल। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, क्यों? जो भी क्लेम है या फिर डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, उनका एडजुडिकेशन के लिए, ठीक है, उनके एडजुडिकेशन के लिए ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट होगा। उसके अलावा प्रमोट लीजिंग ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, किराए पे देने के लिए किसी अकोमोडेशन को प्रमोट करना, किसी तरह के कोई डर या असुरक्षा जो रहती है लोगों के मन में उसको दूर करना, है ना। तो टू प्रमोट लीजिंग बाय बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक, तो ये एक्ट इसलिए लाया गया कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों का ही जो हित है उसको ध्यान में रखा जाए, उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस को प्रॉपरली बताया जाए, है ना, ताकि किसी भी स्थिति में इन दोनों पार्टियों में से किसी के साथ कोई इसी तरह कोई अन्याय नहीं हो पाए। ठीक है, बैलेंस करा जाए, मतलब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी की सुपीरियर पोजीशन में नहीं यहाँ पे रह पाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बैलेंस होगा, जो सही होगा उसका एडजुडिकेशन होगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, अगर किसी तरह कोई उन दोनों में डिस्प्यूट्स आता है तो। ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, तो एक्ट भी हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा। ये जो एक्ट है ये हमारा एमपी अकोमोडेशन एक्ट जो होता है 1961, बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है ना। जैसे अपन देखेंगे अभी डेफिनेशन अकोमोडेशन की, लैंडलॉर्ड की, टीनेंट की, तो इस तरह की जो प्रोविजंस है ये काफी कुछ सिमिलर है ना। तो हमारे लिए ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होने वाला है, देखिएगा बहुत इजीली आप इसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा आप, जो भी इन्फोर्समेंट डेट रहती है ना, किसी भी एक्ट को आप जब चालू करते हैं सबसे पहले इन्फोर्समेंट डेट बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद करनी है, इंडेक्स अच्छे से कवर करना है ना। इंडेक्स से सेंस है मेरा चैप्टर वाइज, किस चैप्टर में क्या बोला गया है ना, उसकी हेडिंग क्या है वो देखना है, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो भी ध्यान रखना है, और उसके अतिरिक्त उनमें सेक्शंस कौन से हैं वो याद रखना है। ठीक है, ये दो चीजें तो आप स्टार्टिंग में एक्ट चालू करने से पहले ही आपको ये याद करना है। ये भी एक्ट जो रहेगा ये आपको तैयार इसी तरीके से करना है, पहले ये याद कर लीजिए, उसके बाद में फिर अंदर का देखते हैं। तो हम लोग सीधे आते हैं सेक्शन नंबर 1 पे, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जितने भी एक्ट हैं पहला सेक्शन जो रहता है वही इसमें भी है ना।
अब इसका एक्सटेंशन जो है वो बोला गया है, इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो इसको टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हो, बस इतना समझ लो कि फर्स्ट इंस्टेंस में ये कहाँ अप्लीकेबल हुआ है, जहां पे भी नोटिफाई करा गया था स्टेट गवर्नमेंट ने, वहां पे ये अप्लीकेबल था, इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ फलाना म्युनिसिपल एरियाज, है ना। ये देख लेना, इसमें कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना कि फर्स्ट नोटिफाई है, कंप्लीटली कहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, होल ऑफ द स्टेट अगर आए लिखा हुआ तो उसको मत लगा देना, है ना। बाद में होता क्या है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती कि इस एरियाज में ये प्रिवेल करेगा, है ना, स्टार्ट अपना ऑपरेशन करेगा, और उसके बाद में जैसे जैसे उसको जरूरत महसूस होती है तो वो अलग से नोटिफिकेशंस लाते हुए डिफरेंट एरियाज में उसको क्या कर सकती है, लागू कर सकती है ना। और कई बार क्या होता है कि कोई एक्ट आता है और पूरी तरीके से अप्लीकेबल हो जाता है पूरे ही एरिया में, पूरे ही स्टेट में। चलिए, तो इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, द ऑफिशियल गजेट, है ना, जो डेट है पब्लिकेशन की वो हो जाएगी इसकी इन्फोर्समेंट डेट। डेफिनेशन, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन आपका डेफिनेशन का। सेक्शन नंबर 2, सबसे पहली डेफिनेशन है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मींस एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। अकोमोडेशन क्या हो सकता है, कोई एक बिल्डिंग, कोई एक घर हो या कोई दुकान हो, है ना, तो बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, या उसका कोई बाइफर्केशन करा हो, किसी भी तरीके से उसको सेपरेट करा हो, दो कंपार्टमेंट्स बनाए गए, ठीक है ना। तो अकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, है ना। पार्ट ऑफ बिल्डिंग के में आप हॉस्टल्स देख सकते हो, है ना, ये आपका अकोमोडेशन ही तो हुआ। अगर आपने एक रूम रेंट पे लिया है तो वो आपका एक इंडिविजुअल अकोमोडेशन हुआ, है ना। इस तरह से इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, मीन्स एनी बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, वेदर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल। ठीक, तो पहला हमने एसेंशियल एलिमेंट जो अपना है, ये जो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि लगे हाथों आपका क्रैश कोर्स के साथ साथ थोड़ा सब्सटेंस भी कवर हो जाए, है ना। और ये डेफिनेशन लगभग आपकी मिलती जुलती है एमपी जुडिशरी से, तो वो भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो किस तरह से इसको हम प्रिपेयर करेंगे, बिल्डिंग या फिर पीओबी, पीओबी मतलब पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक, वेदर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल। तीसरा पॉइंट, लीज्ड आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू अ टेनेंट एंड इंक्लूड्स ओपन स्पेस। लीज्ड हुआ है, होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रॉपरली लीज्ड नहीं होगा तो वो अकोमोडेशन में नहीं आएगा, अनलॉफुली अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो अकोमोडेशन में नहीं आ सकता। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये समझ लेना, इंक्लूड्स ओपन स्पेस, स्टेयरकेसेस, ग्राउंड्स, गैरेजेस, गार्डन एंड ऑल फैसिलिटीज, ठीक, ये सारी चीजें हैं। एंड amenities forming part of the agreement between them of any land which is not being used for agricultural purposes। उसके अतिरिक्त अगर कोई amenities हैं उस अकोमोडेशन से लगी हुई, है ना, और एग्रीमेंट में वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं करी गई हैं, एक्सक्लूड नहीं करी गई हैं, और या तो इम्प्लाइडली उसमें वो उसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि इम्प्लाइडली एमिनिटीज इसके साथ में जाएंगे अकोमोडेशन के साथ में, या फिर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है और एक्सक्लूड नहीं करा गया है, तो वो सारी एमिनिटीज भी इसके साथ में अकोमोडेशन के साथ में इंक्लूसिव में आएंगी, इंक्लूसिव फॉर्म में आएंगी, जैसे कि गार्डन गैराजेस आते हैं उस तरह से, ठीक है ना, ये सारी एमिनिटीज भी साथ में आएंगी। अब यहाँ पे एक बात और करी गई है कि ये जो हो, ये जैसे कोई एक लैंड हुआ, है ना, इसका एग्जाम्पल है एमिनिटीज का, कोई लैंड हुआ बाहर की तरफ, ये वो होना चाहिए नॉट बिंग एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड किसी भी सूरत में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई एमिनिटी है और जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं करी है लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड भी हुई तो फिर ये यहाँ पे कवर नहीं होगा, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड एमिनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन देम
ऑफ एनी लैंड विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर्पस को यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है इस डेफिनेशन में, ये चीज याद रखिएगा और डेफिनेशन का नंबर याद रखिएगा 2 1। ठीक, सेकंड डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है? मींस द रिटन एग्रीमेंट, बस इतना याद रखना, ओरल एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूटेड बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में रिटन एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब करा गया है, वो होना कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट मींस द डिस्ट्रिक्ट एज कंस्टिट्यूट इन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। ठीक है, जब हम एलआरसी पढ़ेंगे तब डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे। फिर हैबिचुअल डिफॉल्टर, फोर्थ नंबर की डेफिनेशन आपकी, यहां पे आ जाओ। हैबिचुअल डिफॉल्टर एचडी, ठीक, means a tenant who fails in a period of 12 months on 3 or more occasion to pay in full rent and all dues। ठीक, who fails during 12 months मतलब 1 साल, लेकिन यहाँ पे इसको 12 महीने ही पढ़िएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 साल नहीं लिखा गया है, लॉ में जो लिखा जाता है वही याद रखना है। 12 महीने लिखे हैं तो 12 महीने ही याद रखना। तो 12 महीने के भीतर वो रेंट पे करने में फेल हुआ है, कितनी बार? 3 और मोर। ठीक है, 3 ओकेशंस में या उससे ज्यादा वो फेल हुआ है 12 महीने में रेंट पे करने में, इधर फुल, क्या लिखा है? टू पे रेंट, टू पे इन फुल द रेंट एंड ऑल ड्यूज टू लैंडलॉर्ड ऑन ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। ठीक है, फुल रेंट और अगर और भी कोई ड्यूज थे और वो क्लियर करने जरूरी थे और उसने नहीं करा है तो ये भी इसमें आ गया। ठीक है, तो ऐसा इंसान, ऐसा टीनेंट क्या हो जाएगा आपका? हैबिचुअल डिफॉल्टर हो जाएगा। ठीक, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, अगेन डेफिनेशन नंबर 5। एक सेकंड, कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है, उससे देखते हैं। लैंडलॉर्ड, है ना, बहुत अच्छी डेफिनेशन है लैंडलॉर्ड और टीनेंट की, इसको ध्यान से समझिएगा। मीन्स अ पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। पहली बात, इसको ऐसे ही ब्रेक करते हुए हम चलते हैं। पहला, टाइम बिंग रिसीविंग, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है उस समय, और इंटाइटल्ड टू रिसीव, भले ही रिसीव नहीं कर रहा है लेकिन इंटाइटल्ड है रिसीव करने के। ठीक, जिस समय लीज आउट करा है उस समय रिसीव कर रहा है या फिर इंटाइटल है रिसीव करने के, तो ये दोनों लोग कौन कहलाएंगे? ये लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। और कौन कहलाएगा? इज एंटाइटल टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, है ना, अब ये खुद के अकाउंट पे, मतलब खुद ले रहा है, ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद ही का है और वो ले रहा है, या फिर और ऑन अकाउंट ऑफ और बिहाफ ऑफ, या फिर अकाउंट ऑफ और बिहाफ ऑफ अदर। ठीक, मतलब खुद का है और खुद ही भाई साहब ये रेंट ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर अगर इनको इंटाइटल करा गया है या किसी ने ऑथराइज करा गया है कि जैसे एक्चुअल लैंडलॉर्ड है वो बाहर रह रहा है, ठीक है, बाहर रह रहा है और वो बोलता है किसी अपने फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को ऑथराइज कर देता है कि आप इसका प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो आप लेते रहिए, है ना, तो इस पॉइंट के अंतर्गत वो लोग कवर होते हैं। ठीक, तो टीनेंट के लिए एक तरीके से लैंडलॉर्ड कौन हो जाएगा? अगर वो इनको पे कर रहा है तो इनके हाथ में पैसा दे रहा है ना, तो कौन हो जाएगा टीनेंट के लिए लैंडलॉर्ड? ये बी व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन अकाउंट ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, अकाउंट ऑफ, बिहाफ ऑफ और बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, किसी तीसरे इंसान के बिहाफ पे ये ले रहा है तो ये लैंडलॉर्ड कहलाएगा यहाँ पे। और एज अ ट्रस्टी, गार्डियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन, या फिर कोई नियुक्त करा गया है, अपॉइंट करा गया है एज अ गार्डियन, ट्रस्टी, है ना,
ऑफ एनी अदर पर्सन, तो ये भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में, परिभाषा में आएगा। और रिसीव फ्रॉम अनदर पर्सन, और हु वुड सो रिसीव द रेंट और टू बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट इफ द अकोमोडेशन वर लेट टू अ टेनेंट, या फिर अगर इनमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो, और हु वुड सो रिसीव और इंटाइटल्ड टू रिसीव, कब, अगर इनमें कोई भी नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इंटाइटल होगा रिसीव करने के लिए, या फिर ऐसी स्थिति में जब रेंट चालू हो जाएगा, अगर ये लीज आउट हो गई अकोमोडेशन तो, ठीक है, अकोमोडेशन लीज आउट होने पे जो रेंट आएगा और वो इसको प्राप्त होगा, इस व्यक्ति को, सी, है ना, तो ऐसी स्थिति में ये भी लैंडलॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे, म्युनिसिपल एरिया रहने देते हैं, स्किप करते हैं, पढ़ लीजिएगा। सीधे आते हैं हम लोग अब एक ओल्ड एक्ट की परिभाषा 8वें नंबर पे, जो कि आपका बोलता है एमपी अकोमोडेशन एक्ट से मिलता जुलता एक्ट जो था आपका, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन एक्ट 1961, वो ओल्ड एक्ट है। ठीक है, रेंट मीन्स द कंसिडरेशन पेएबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट एन अकोमोडेशन। रेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका नंबर याद रखेगा, क्या है, कंसिडरेशन फॉर अकोमोडेशन, है ना, जो भी लीज आउट हुई है अकोमोडेशन, उसका जो कंसिडरेशन बनता है वो यहाँ पे रेंट कहलाएगा। रेंट कंट्रोलर हम सेक्शन 7 में देखेंगे। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल आगे हम देखेंगे। रिपीड एक्ट अपन ने देख लिया 1961 का, है ना, ये एक्ट नंबर जरूर याद रखिएगा, 1961 वाला एक्ट। वाला एक्ट। अब आते हैं सोशल न्यूसेंस पे, मींस अ टेनेंट हु फ्रीक्वेंटली यूजेस द अकोमोडेशन टू कमिट एनी और ऑल ऑफ द एक्ट्स लिस्टेड इन सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4। ठीक है, कोई खास डेफिनेशन नहीं है ना। शेड्यूल 4 यहाँ पे 4 शेड्यूल दे रखे हैं जिसमें टीनेंट और लैंडलॉर्ड की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं। ठीक है, तो उनको हमको ध्यान रखना है और एक एक बार उनको रीड करना है बस। आके 14th नंबर की डेफिनेशन अगेन समझने योग्य, और उसको हम देखते हैं। टीनेंट क्या होता है, जैसे लैंडलॉर्ड में क्या इंक्लूड हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ऐसे टीनेंट में भी बताया गया है। ठीक है ना, तो वो भी देखना हमारे लिए जरूरी है। टीनेंट मीन्स, पहला पॉइंट, द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ द रेंट इज और वुड बी पेएबल, है ना। इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। पहला, जिसके अकाउंट पे या बिहाफ पे रेंट पेएबल हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाएगा, टीनेंट। पेएबल फॉर एनी अकोमोडेशन to his landlord including the person who is continuing its possession after the termination of his tenancy। continuing possession, continue after termination। ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे। ये ऊपर वाला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर होगा, कौन इसमें शामिल होगा, है ना। कौन हो सकता है टीनेंट, जो रेंट पे कर रहा हो या जिसके बिहाफ पे रेंट पे हो रहा हो। जिसके बिहाफ पे रेंट पे हो रहा हो, ये भी सेम वैसा इंटरप्रिटेशन है जैसे हमने बिहाफ लैंडलॉर्ड में देखा था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आप लोगों को समझाने की जरूरत है, आप ऑलरेडी इतने तो समझदार हैं सब लोग। तो कंटिन्यू आफ्टर टर्मिनेशन वाला पॉइंट जो है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको इंसर्ट इसलिए करा गया है कि मान लीजिए जो उनका एग्रीमेंट था, है ना, वो टर्मिनेट हो गया है किसी भी कारणवश, और फिर भी उसके बाद भी वो जोर जबरदस्ती से या किसी अलग तरीके से वहां पे अपना पोजीशन है वो रखा हुआ है, वहां पे वो रह रहा है, कंटिन्यू पोजीशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी, है ना, वो खत्म हो चुका है फिर भी रखा हुआ है। लैंडलॉर्ड ने कई बार बोल दिया कि खाली करो, फिर भी पे भी नहीं कर रहा है और रह रहा है, तो ये टीनेंट तब तक माना जाएगा जब तक कि वो कंटिन्यू करता है अपने पोजीशन को। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो गया और वो कंटिन्यू कर रहा है पोजीशन को, तो इसको फिर रेटिफाई करके क्या कर दिया जाता है, एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है और फिर उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करवाई जाती है उसकी।
लेकिन अभी हम ये रेटिफाई वाला छोड़ते हैं, बस इतना ध्यान रखते हैं कि अगर टर्मिनेशन हो गया टेनेंसी का और वो कंटिन्यू कर रहा है अपने पोजीशन को, तो भी वो टेनेंट की परिभाषा में आएगा। उसके अतिरिक्त और कौन आएगा? ऑफिस टेनेंसी। बस ये दो चीजें अभी यहां तक समझो। अब एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूड वाली जो बात है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, कंटिन्यू पोजीशन में वो लोग नहीं आएंगे जिनका किसी तरीके से कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है टर्मिनेट करने के लिए। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है टर्मिनेट करने के लिए या डिक्री दी है एविक्शन की, तो फिर वो यहाँ पे इस परिभाषा में नहीं आएंगे। अगर वो अपनी मर्जी से रह रहा है टर्मिनेशन के बाद में, तो फिर वो इस डेफिनेशन में आएगा। कोर्ट की किसी भी ऑर्डर या डिक्री के तहत अगर उसका टर्मिनेशन हुआ है तो नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। एविक्शन ऑर्डर अगर दिया गया है फिर भी वो रह रहा है तो वो नहीं आएगा, वो टेनेंट नहीं कहलाएगा। दूसरी एक बात जो हमने ऊपर छोड़ी थी, है ना, डेफिनेशन समझने के लिए, वो ये थी, द पर्सन बाय whom or on his own account or behalf the rent is but for a contract express or implied। अगर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, है ना, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ कहा गया है कि आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है ना, या आपको इतना नॉमिनल रेंट देना है, इस तरह से कुछ बातें करी गई हैं, तो वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, वो रेंट में नहीं आएगा और टीनेंट भी लगभग नहीं माना जाएगा। वो ऐसा माना जाएगा कि ठीक है, आपने अपने रिलेशंस वगैरह आपके मेंटेन करने के लिए आपने उनको ये अकोमोडेशन लेट कर दिया है। ठीक है, द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज ओन अकाउंट और बिहाफ द रेंट इज बट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेएबल। ठीक है, तो टीनेंट तो होंगे ये, है ना, ये टीनेंट तो होंगे, टेक्निकली टीनेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशन उनको दे रखी होगी रेंट पे करने से या लेजर अमाउंट ऑफ रेंट पे करने से। ठीक है, इतना समझ लो। और नॉर्मल कंडीशंस में जो रेंट है वो जो ए व्यक्ति है वो पे कर रहा है। ठीक है, आगे, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन रिफर टू इन सब क्लोज, इतना, अगर डेथ हो जाती है तो, डेथ अगर हो गई टेनेंट की, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो इन केस ऑफ अकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस हिज सर्वाइविंग स्पाउस सन डॉटर मदर एंड फादर, यहाँ पे हम लोग डेथ का केस देख रहे हैं फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, है ना, रेसिडेंशियल। कुछ लोग यहाँ पे बताए गए हैं, वो भले ही यहाँ पे अभी जरूरी नहीं लग रहे हैं, जब मैं पढ़ रहा हूँ मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पाउस, मदर, फादर, है ना, उसको याद रख लीजिएगा बिल्कुल कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। कौन कौन दे रखा है यहाँ पे, हु हैड बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विथ हिम इन सच अकोमोडेशन एज मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ। ठीक है, तो फिर टीनेंट कौन हो जाएगा अगर डेथ हो गई, और इनमें से जो भी यहाँ पे लोग प्रोवाइड करे गए हैं इस परिभाषा में, वो लोग अगर उसके साथ रह रहे हैं तो फिर ये लोग टीनेंट कंसिडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अपॉन हिज डेथ। ऐसा ही कमर्शियल या फिर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हुआ तो उसमें क्या होगा, हिज सर्वाइविंग स्पाउस सन डॉटर, अगेन वही सब लोग क्या कर लिए जाएंगे, कंसिडर कर लिए जाएंगे टीनेंट को। ठीक है, तो सर्वाइविंग जो रहेगा इन लोगों का वो इसमें इंटर हो जाएगा टीनेंसी एग्रीमेंट में और वो टीनेंट कहलाएगा फिर। ठीक, चलो, कोई डाउट हो किसी तरीके का, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे दे ही नहीं सकता समझाने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 7987136444। ठीक है, कभी भी कोई परेशानी हो प्रिपरेशन से संबंधित तो अपन बात करेंगे उस विषय में। उसके अतिरिक्त अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है ना, जैसे भी जो भी मैं लेक्चर्स यहाँ पे ले रहा हूँ, एक्सरसाइज एक्ट का कंप्लीट हुआ, रेंट अकोमोडेशन का हो जाएगा, है ना, उसके टेस्ट आपको असाइन करे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में।
ये टेस्ट जो रहते हैं लगभग डेली बेसिस पे रहेंगे और इसमें 10 to 25 क्वेश्चंस पर टेस्ट रहेंगे आपके, जितनी भी नीड रहती है। जैसे ये छोटा एक्ट है तो कम क्वेश्चंस रहते हैं, अगर मैं पार्ट में कवर करवा रहा हूँ तो 10-10 क्वेश्चंस के हिसाब से रहेंगे। सारे एक्ट्स के ये टेस्ट सीरीज आपको रहेगी, टोटल 15 एक्ट्स। उसके बाद में 10 FLT आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और अगर आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करते हैं तो एडू हर्ट्स की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे स्टोर सेक्शन में जाके आपको ये कोर्स मिल सकता है, मिल जाएगा, मिल क्या सकता है, और आप ये अवेल कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 3, एग्जेम्पशंस। एग्जाम्पशन इन द सेंस, ये एक्ट किस किस पे अप्लीकेबल नहीं होगा और कौन कौन सी संस्थानों पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ये बताया गया। सो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, पहला, एनी अकोमोडेशन बिलोंगिंग टू और ओन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बोर्ड और कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, कॉर्पोरेशन है ना, उनके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। होली ओन्ड, कंट्रोल्ड या मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, है ना, इस तरह की चीजें लिखी है, देख लेना, सिंपल है। एनी अदर बिल्डिंग और एनी कैटेगरी ऑफ द बिल्डिंग स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कोई स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करी गई है बिल्डिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो फिर ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो है ही, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन लाने के लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू उसको एग्जाम्पशन देना पड़ेगा, है ना। चलो, टीनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन नंबर 4, टीनेंसी एग्रीमेंट। इसको लेमन लैंग्वेज में समझे तो जो भी हमारे बीच में टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जब आप अकोमोडेशन रेंट आउट करने के लिए जाते हैं तो एक एग्रीमेंट लाया जाता है ना, ये उसी की बात कर रहा है। इसको हम लॉ के एंगल से अब देखेंगे। सो टेनेंसी एग्रीमेंट मींस नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 107 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये छोड़ो, ये डेफिनेशन चालू करते हैं यहां से। नो पर्सन शाल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट लेट और टेक ऑन रेंट एनी अकोमोडेशन एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। ठीक, इस एक्ट के चालू होने के बाद में, जब से इस एक्ट का कमेंसमेंट हुआ, फ्रॉम डेट डेट क्या होगा, कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट जो होगा वो राइटिंग में होना जरूरी होगा। अगर ओरल है तो काम नहीं चलेगा। पहली इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, राइटिंग में होना जरूरी है एग्रीमेंट। उसके बाद दूसरी बात है, वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब ये हमने देखा आफ्टर वाली बात, अब यहाँ पे आते हैं बिफोर पे। ठीक है ना, कमेंसमेंट के बाद हुआ है तो राइटिंग में होना जरूरी, लेकिन अगर कोई टेनेंसी क्रिएट करी गई बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट तो वो किस तरह से गवर्न करेगी, वो ऐसा होगा, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज ऑलरेडी इंटर्ड इनटू शैल बी फाइल्ड बिफोर द रेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो कमेंसमेंट से पहले अगर कोई एग्रीमेंट बनाया गया है तो वो जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपकी रहेगी, रेंट कंट्रोलर रहेगा, उसके समक्ष आपको वो एग्रीमेंट क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, सिंपल। दूसरा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट, है ना, ये सारी बातें बिफोर की हो रही है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, है ना। अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो आप आरसी के सामने फाइल कर दो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट को इंटर करना पड़ेगा और उसके बाद में ये एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा सिंपल लैंग्वेज में इन लोगों को, और उसको फिर फाइल करना पड़ेगा कहां पे, अगेन आरसीए के पास। ठीक, चलो आगे देखते हैं। Provide a date where the landlord and the tenant fail to present jointly a copy of tenancy agreement under clause A or fail to reach an agreement under clause B.
सच लैंड टेनेंट शैल सेपरेटली फाइल द पर्टिकुलर्स अबाउट सच टेनेंसी। अब यहाँ पे पहले वाली बात जो हमने दी, एग्रीमेंट है लेकिन अगर फाइल करने में वो लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अगर एग्रीमेंट नहीं है और इंटर करने में वो लोग, एग्रीमेंट बनाने में वो लोग फेल हो जाते हैं, तो दोनों ही सूरतों में क्या होगा, आपको सेपरेटली अपने पर्टिकुलर जो है वो फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है कोई बात नहीं, टेनेंट अपनी बात जो है वो रख देगा, है ना, कि मैं यहाँ यहाँ पे रह रहा हूँ, इतने समय से ये रेंट है, मतलब सारी चीजें जो प्रोफार्मा वहां पे रहेगा उसके अनुसार। और इसी तरह से जो आपका लैंड लॉर्ड रहेगा वो भी सेम चीज में यहाँ पे पर्टिकुलरली सॉरी सेपरेटली अपने जो पर्टिकुलर्स हैं वो फाइल करेगा। Every agreement referred to in subsection 1 or required to be executed under subsection 2 shall be in such format, in such manner and within such period as may be prescribed। ठीक है, ये जितनी भी बातें यहाँ पे करी गई हैं कि आपको जो फाइलिंग करनी है वो कौन सा फॉर्मेट रहेगा जो प्रिस्क्राइब करा जाएगा आगे, और किस टाइम पीरियड में करना है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, उस टाइम पीरियड में ही आपको करना रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रोविजन, रेंट टू बी एज एग्रीड। पांचवा, रेंट कितना पे करना पड़ेगा, एज एग्रीड। ठीक, यही बात करी गई ना। शाल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ बी सच एज में बी एग्रीड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, जो उनके बीच में एग्री हुआ है वो आपका क्या रहेगा, रेंट रहेगा किसी अकोमोडेशन का, है ना। किसी तरह कोई बाध्यता इसके ऊपर नहीं कि आपको इतना ही रखना है या इतना नहीं रखना है। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेएबल फॉर एमिनिटीज विच में बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली। ठीक है, और किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे जो भी एमिनिटीज दी जा रही है ना, जो भी अकोमोडेशन के साथ में एमिनिटीज दी जा रही है और एग्रीमेंट में उन लोगों के बीच में इंटर हुआ है कि ठीक है आपको ये सहूलियतें भी मिलेगी, उसके लिए कोई चार्जेस अलग से इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। ठीक है, अगर करते हैं तो वो रेंट में काउंट नहीं होंगे, पहली बात स्पष्ट, नहीं करे जाएंगे, करते हैं तो वो रेंट नहीं कहलाएगा, वो अलग चीज रहेगी। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेएबल फॉर एमिनिटीज विच में बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली, है ना। सेपरेटली अगर कोई एग्रीमेंट भी करा गया है उसमें भी अगर कोई एमिनिटीज की बात करी गई तो भी वो रेंट में काउंट नहीं होगा। एंड शैल बी पेएबल अकॉर्डिंगली। ठीक है, अनलेस अदरवाइज, unless agreed otherwise, every tenant shall pay the rent by the 15th of the month next following the month for which the rent is payable। ठीक, 15th ऑफ मंथ आपको पे करना है रेंट। ठीक है, मतलब अप्रैल का मंथ है जिसका रेंट आपका पे हो चुका है, तो आपको 15th ऑफ मई तक रेंट पे करना है। नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेएबल, ये नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेएबल। ठीक, चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल समझ आ गया ना, ये नहीं आया तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे करी गई, सेक्शन 6 डेफिनेशन में भी हमने देखा था रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल आया था। ठीक है ना, तो उसमें बस इतना लिख दिया था जो भी आपको बताया गया सेक्शन 6 में। तो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कौन कंस्टिट्यूट करेगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट विद इन 30 डेज ऑफ द एक्ट, जिस दिन ये एक्ट आया उसके 30 दिन के भीतर भीतर कंस्टिट्यूट कर देगी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को। इन टर्म्स ऑफ 323 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी कॉल्ड एज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको प्रॉपरली इफेक्ट में लाने के लिए ये ट्रिब्यूनल लाया जाएगा, और उसके साथ में जैसे हमने देखा था एडजुडिकेट द मैटर्स, है ना, उसके लिए ट्रिब्यूनल को लाया जाएगा। एडजुडिकेशन ऑफ ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट कंप्लेंट्स और ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द रेंट एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है, वही सारी बातें। टाइटल ऑब्लिगेशन, मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, matters relating to transfer of property or disputes regarding the title over any property shall continue to be considered under relevant laws by the court of law। ठीक है, तो
ट्रांसफर संबंधित अगर कोई मैटर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के संबंधित कोई मैटर है, या फिर टाइटल के संबंधित कोई मैटर है, तो जरूरी नहीं कि ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गई तो आप सारे मैटर्स इसी में ले आओ। ये स्पेसिफिकली डील कर रही है आपके रेंट से, है ना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड, उनसे डील कर रही है। उनके बीच में कुछ आया है तो वहां से डील करेगी। लेकिन अगर कोई टाइटल वाली बात आती है बीच में, और अगर कोई चल रहा है केस, है ना, और नहीं भी चल रहा है, तो भी जो रिलेवेंट लॉज हैं आपके सीपीसी वगैरह में जो आते हैं, टीपीए के तहत जो आते हैं, है ना, और भी अगर कोई लोकल लॉ प्रोवाइड करे गए तो उनमें ये चीजें आएंगी और वहां से वे गवर्न होंगी। आगे देख लो। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड शाल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, है ना, ये पॉइंट याद रखना। किसको? चेयरमैन को। पूरा ही लिख लो इसको, चेयरमैन इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, चेयरमैन अपॉइंट होगा। और ये कौन हो सकता है, कौन सी रैंक का होगा, वो भी यहाँ पे बताया गया। रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। सुपर टाइम स्केल जो रहती है ये लगभग डीजे की पोस्ट की ही होती है ना। अगर ये पोजीशन, ये प्रमोशन उनको नहीं मिला है किसी कारणवश, है ना, तो और ये है एडिशनल डीजे की रैंक पे, या और लगभग इसी तरह की कोई रैंक पे, तो ये जो है ये सैलरी के अनुसार देखी जाती है, सुपर टाइम स्केल और जूनियर टाइम स्केल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप डीजे हो तभी सुपर टाइम स्केल मिलेगा, उसके पहले भी आपको ये चीजें मिल सकती हैं। जरूरी नहीं है कि प्रमोशन होना आपके लिए मैंडेटरी हो। चलो आगे। तो ट्रिब्यूनल शाल हैव सच मेंबर्स विद सच क्वालिफिकेशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। क्वालिफिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी वो इन मेंबर्स के होना जरूरी है। द स्टेट गवर्नमेंट शाल अपॉइंट एन ऑफिसर एज द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रिब्यूनल who shall not below the rank of civil judge class 1 और rank of deputy secretary to the state government। ठीक है, तो यहाँ पे चेयरमैन हमने देख लिया, इस रैंक का होना चाहिए, और जो रजिस्ट्रार है वो सिविल जज क्लास 1, है ना, या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों में से कोई एक रजिस्ट्रार बनाया जाएगा। फ्रॉम द डेट द ट्रिब्यूनल बिकम्स फंक्शनल द jurisdiction of all courts except the jurisdiction 136, 226, 227 of the constitution shall stand excluded in matters falling within jurisdiction। ठीक है ना, जिस दिन से ये एक्ट बनाया गया, तो जो भी मैटर ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली ट्रिब्यूनल ही गवर्न करेगा और सारे कोर्ट इससे एक्सक्लूड रहेंगे, पार्ड रहेंगे, है ना, वो इन मैटर्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कुछ बातें यहाँ पे करी गई हैं, 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 226 एंड 227। ठीक है, बताइएगा कौन कौन से, है ना। चलो। Provided, however, that all the cases pending before any court or authority immediately before the Constitution shall continue to processed। इस एक्ट के लाने के पहले, कमेंसमेंट के पहले, अगर कोई व्यवस्था दी गई थी, जैसे यहाँ पे ट्रिब्यूनल की दे दी, उसके पहले कोई चीज चल रही थी कि नॉर्मली जो आपके सिविल कोर्ट है वहां पे केसेस चलेंगे, है ना, अगर ऐसी कोई बात करी गई थी और वहां पे इस एक्ट आने के पहले कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है और चल रहा है, तो ये नहीं कि जिस डेट को ये ट्रिब्यूनल आया उस डेट को केस ट्रांसफर हो गया है, यहाँ पे वो नहीं, वो कंटिन्यू वैसे ही रन करेंगे, जहां पे वो चल रहे हैं वहीं पे रन करेंगे। ठीक है, और अगर किसी तरह कोई ट्रांसफर वाली बात आती है कि ट्रिब्यूनल पे ये ट्रांसफर करा जाए, तो उसके लिए एक अलग से सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। आगे देख लो। द ट्रिब्यूनल शैल हैव इट्स हेडक्वार्टर्स एट रायपुर एंड स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन फिक्स सच अदर प्लेस। ठीक है, ये रायपुर में इसका हेडक्वार्टर होगा ट्रिब्यूनल का, और स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा कि दूसरी जगह भी अगर वो चाहे तो इस तरह से हेडक्वार्टर्स या फिर प्रिंसिपल प्लेसेस जो रहती हैं वो बनाई जाएंगी, जा सकती हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एज सच में प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी टाइम पीरियड रहेगा चेयरमैन का या इनका, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा बताना। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखती है। स्टेट गवर्नमेंट 30 दिन,
है ना, एडजुडिकेशन वाली पावर लिखती है, किसके कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट होगा, कौन सी रैंक रहेगी, रैंक नहीं लिखिए वो पढ़ लेना, है ना, बिफोर कमेंसमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। एक लास्ट सेक्शन और देख लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का एक्ट कवर करेंगे। वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर, है ना। अभी हमने ट्रिब्यूनल देख लिया, अब हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर देखेंगे। सेक्शन नंबर 7 RC, रेंट कंट्रोलर, हाँ। यहां से बस एक वर्ड ध्यान रख लो, डिप्यूटी कलेक्टर, तो ये प्रोविजन आपके लिए हो जाएगा बहुत ज्यादा सिंपल। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शाल अपॉइंट वन और मोर ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर एज रेंट कंट्रोलर विथ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो अपॉइंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट के लिए करेगी। कितने कर सकती है? एक या एक से ज्यादा, 2+, है ना, एक या एक से ज्यादा अपॉइंट कर सकती है। किस रैंक के ऑफिसर्स रहेंगे? ये हमने जो ऊपर देखा इस रैंक के रहेंगे, और उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, याद रखना, है ना। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो रहेगा वो डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अपॉइंटमेंट रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा रह सकते हैं, है ना, ऐसा मत समझना एक ही रहेगा, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आगे, रेंट कंट्रोल शाल बी सबऑर्डिनेट टू द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। ये जो रेंट कंट्रोलर साहब हैं, जितने भी ये रहेंगे वो ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे, ठीक है, उनके अधीनस्थ रहेंगे। ठीक, तो आज देखते हैं सेक्शन नंबर 7 तक ही, बाकी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, अपनी तैयारी चालू रखिए, टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और जो भी बात रहती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और बस तैयारी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।